ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का इस वीडियो। आज का इस वीडियो में हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के ऊपर कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। लास्ट क्लास में हम लोग देख चुके हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, उसका ऊपर काफी सारे क्वेश्चन भी हम लोग डिस्कस कर चुके थे। आज का इस वीडियो में हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के ऊपर कुछ क्वेश्चन करेंगे जो प्रीवियस ईयर जेईई में आया होगा, और कुछ इंटरेस्टिंग सा सवाल हम लोग करेंगे जो हमारा क्या बोलते हैं इंटीग्रेटेड होगा, मतलब दूसरे चैप्टर के साथ लिंक होगा। उस टाइप का भी कुछ सवाल हम लोग करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं फिर हमारा आज का क्लास। तो पहला सवाल, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स कॉमन इन द टू एपीज। ये एक एपी हो गया, दूसरा एपी हो गया। हमको बोला है कि इसमें कितना टर्म कॉमन है। ये सवाल हमारा 2020 जेईई में आया था। ठीक है, हम इस टॉपिक का नाम पकड़ लेते हैं कॉमन टर्म्स। तो सबसे पहले थोड़ा पता कर लेते हैं कि कॉमन टर्म्स के बारे में बोल रहा है, इसका मतलब क्या है। चलो सपोज हम क्या कर रहे हैं, दो ठो एपी ले रहा है ना। एक एपी मान लेते हैं ऐसे आ गया कि 1, उसके बाद आ गया 4, उसके बाद आ गया 7, उसके बाद आ गया 10, उसके बाद 13, उसके बाद 16, उसके बाद हमारा क्या हो गया 19। ऐसा ये एक एपी हो गया 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, मतलब कि एपी जिसका कि कॉमन डिफरेंस 3 हमको नजर आ रहा है। एक और एपी में लेता हूं, मान लेते हैं कि एपी ये है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, ऐसे करके मैं दूसरा एपी लिया। मान लेते हैं इसमें मैं 100 टर्म लिखा हूं और इसमें भी हमारा 100 टर्म है। तो जितना तक मैं लिखा हूं फिलहाल, वहां तक में मैं क्या देख रहा हूं कि ये वाला जो टर्म है 4, इसमें भी है और इसमें भी है। ये वाला टर्म तो देख रहा हूं मैं 10, वो इसमें भी है और इसमें भी है। और ये वाला टर्म जो मैं देख रहा हूं 16, वो इसमें भी है और इसमें भी है। तो हम क्या बोलते हैं कि दीज आर द कॉमन टर्म्स। ये हमारा कॉमन टर्म्स हो गया। ये एपी दोनों में कॉमन टर्म्स आ गया। ठीक है, ये समझ में आ गया सबको कॉमन टर्म्स का मतलब क्या होता है। अब सवाल है कि अगर हमारे पास दो ठो एपी होगा और काफी सारे टर्म्स उसमें दिया होगा या फिर लास्ट टर्म तक हमारा क्या है वो दे दिया होगा, तो हम कैसे पता करेंगे कि इसमें कितना तो टर्म कॉमन है। ठीक है, कितना तो टर्म कॉमन है कैसे पता करेंगे। चलो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारा जो ये एपी, हम दो ठो एपी देखे, ये एपी का कॉमन डिफरेंस के बारे में अगर मैं बात करूं तो इस एपी का कॉमन डिफरेंस जो होता है ना, ये D1 है मान लेते हैं, ये हमारा 3 है कॉमन डिफरेंस। और ये एपी का कॉमन डिफरेंस मैं क्या देख रहा हूं, D2 है, ये हमारा 2 है। और हम देख रहे हैं जो कॉमन टर्म्स है वो कुछ ऐसा है 4, उसके बाद 10, उसके बाद 16, इस टाइप का चीजें सब आ रहा है। यू कैन सी कि ये एक एपी है, ये एक एपी है। जो कॉमन टर्म्स होगा ना वो भी एक एपी में कन्वर्ट हो गया है। ये भी एक एपी है। और इस एपी का कॉमन डिफरेंस जो है जरा देखो, मार्क करो क्या है। इट इज व्हाट, 4 प्लस 6 होता है 10, 10 प्लस 6 हो गया हमारा 16, मतलब इसका कॉमन डिफरेंस जो है 6 आया। और इंटरेस्टिंगली जस्ट देखना, ऑब्जर्व करो, ये जो 6 आया ना, दिस इज एलसीएम ऑफ D1 एंड D2। इसका मतलब है कि अगर हमारे पास दो ठो एपी है, पहला एपी का कॉमन डिफरेंस हम निकालेंगे, दूसरा एपी का कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, दोनों का जो एलसीएम होगा दैट इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ द न्यू एपी, जो कि कॉमन टर्म्स में आता है। मतलब कॉमन टर्म्स इज आल्सो एन एपी हुज कॉमन डिफरेंस इज द एलसीएम ऑफ द कॉमन डिफरेंस ऑफ द टू एपीज। तो ये हम पहले पता कर लिए, थ्योरी में ये सब हम सीख लिए। अब इसको हम यूज करेंगे, ठीक है ना। ये जो चीज हम पढ़े इसको हम यूज करेंगे। तो पहले तो वाला पॉइंट हम लोग लिख लेते हैं जो दिया है। ऑलराइट, लिख लेते हैं कॉमन टर्म्स ऑफ टू एपीज इज also an AP whose common difference
is D, that is equal to LCM of D1 and D2, LCM of D1 and D2। अभी D1 क्या है? D1 कॉमन डिफरेंस ऑफ फर्स्ट एपी और D2 हो गया हमारा कॉमन डिफरेंस ऑफ सेकेंड एपी। चलो इतना तक हम समझ गए ये होता है। अब चलो हम लोग ये क्वेश्चन को अभी सॉल्व करते हैं जो हमारा सवाल में दिया है। पहला एपी हमको क्या दिया है? पहला एपी हमको दिया है क्या? 3, 7, 11, 3 ठो दिया है। मैं कुछ और लिख लेता हूं ताकि हमको पता चले क्या क्या टर्म कॉमन है, और 2-4 ठो लिख लेता हूं। यहाँ पे मैं देख रहा हूं कि 4 है कॉमन डिफरेंस, तो 11 के बाद 15 आएगा, उसके बाद 19 आएगा, उसके बाद 23, 27 और 31। चलो इतना ही लिखता हूं, फिर लास्ट में आ गया हमारा 407। क्लियर? इतना समझ में आ गया सबको? चलो अगला देखते हैं इसमें क्या है। 2, उसके बाद 9, उसके बाद आ गया हमारा 16, उसके बाद 23, उसके बाद कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा, है ना? उसके बाद कितना आ जाएगा? 23 के बाद 30, क्योंकि 9 हो गया इसका कॉमन डिफरेंस, यू कैन सी हियर 30। उसके बाद हमारा आ जाएगा 37, उसके बाद हमारा आ जाएगा कितना? 43, ऐसे करके ये चलेगा। और इसका जो लास्ट टर्म है हमारा कितना है? 709। ठीक है? चलो जैसे मैं बताया था कि जो नया एपी हमारा आएगा उस नया एपी का कॉमन डिफरेंस कितना होगा, ये दोनों एपी का कॉमन डिफरेंस का एलसीएम। चलो पहला एपी का कॉमन डिफरेंस लिखते हैं, कितना है? पहला एपी का कॉमन डिफरेंस D1 हमारा 4 है, सेकेंड एपी का कॉमन डिफरेंस D2 जो है हमारा 7 हो गया। therefore कॉमन डिफरेंस of the AP formed by common terms में से जो AP फॉर्म होगा उसका क्या होगा? 4 और 7 का एलसीएम, 4 और 7 का एलसीएम कितना होता है? एलसीएम ऑफ 4 and 7 जो कि हमारा शायद 28 है। ठीक है? तो फिर नया एपी का जो कॉमन डिफरेंस है वो हमारा कितना आ जाएगा? 28। अब इतना तो हमको पता चल गया कि नया एपी का फर्स्ट टर्म क्या होगा। जो इसमें से जो कॉमन होता है देख लेते हैं क्या है। कॉमन क्या है? अभी इनमें से 23 है कॉमन, शायद 3, 7, 50 नहीं है। यहाँ पे 23 हमारा कॉमन आ गया, मतलब a इज इक्वल टू 23 आ गया। d का वैल्यू हमारा आ गया 28, a इज इक्वल टू 23, d इज इक्वल टू 28। चलो इसका an लिखते हैं। an कितना होगा इसका? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a हो गया 23 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू हमारा आ गया 28। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो मिल रहा है मेरे को कितना? 28n minus 5। So this is what you are getting। अब ये हमारा कॉमन टर्म्स है। अब जरा ध्यान से देखो, ये एपी को ना मैं 407 तक ही लिखा हूं और इस एपी को हम 709 तक लिखे हैं। मतलब हमारा जो कॉमन टर्म्स आएगा वो 407 से तो ज्यादा नहीं हो पाएगा। मान लेते हैं हमारा, हम ऐसे करते गए, हमारा कॉमन टर्म सेट मिला 485, लेकिन 485 तो इसमें नहीं है ना, तो ये दोनों में से तो छोटा होगा, दैट वन विल टेक। मतलब an का वैल्यू उससे ज्यादा नहीं हो सकता, वो हो सकता है या उससे कम हो सकता। तो हम लिखेंगे therefore 28 minus 5 less than equal to 407। तो इसमें हमको पता चल गया 28n है, सॉरी
तो 28 अरे यार क्या हो रहा है, जस्ट ए मिनट। हाँ, तो 28 n लेस देन इक्वल टू 407 प्लस 5। तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 412 डिवाइडेड बाय 28। चलो इसको हम कैंसिल करके देखते हैं कितना टर्म कॉमन आता है। पहले इसको हम कैंसिल कर सकते हैं 4 में कैंसिल करने से कितना आ जाएगा, ये 103, और 4 में इसको कैंसिल करने से कितना आ रहा है, 4 में कैंसिल करने से 7, तो ये हो जाएगा हमारा कितना 14 7 जो होता है 98, 14 5 बाय 7। तो ये हमारा मिक्स फ्रैक्शन हो गया। तो हमारा n का वैल्यू तो नेचुरल नंबर होना चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया, देयरफॉर n लेस देन इक्वल टू हम 14 ले लेंगे। तो n का वैल्यू जो है 14 है, ये हमारा आंसर हो गया। n का वैल्यू 14 ये हमारा आंसर हो गया, क्योंकि हम an जो लिख रहे थे ना, n कोई भी टर्म के लिए होता है और वो कोई भी टर्म हमारा 14 से क्रॉस नहीं करना चाहिए। अगर 14 क्रॉस कर जाएगा तो वो जो नंबर हो जाएगा 407 से ज्यादा हो जाएगा, जो कि पहला एपी में नहीं है। सो देयरफॉर 14 टर्म्स विल बी कॉमन बिटवीन द टू एपीज। ठीक है, पहला क्वेश्चन समझ में आ गया। चलो अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। फिर से वही कॉमन टर्म्स का ऊपर ये क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग थोड़ा जल्दी जल्दी कर सकते हैं। पहला वाला दिया है क्या, एपी 2 5 8, कुछ और मैं लिख लेता हूं इसमें 2 5 8 11 14 17 20, ऐसे करते करते के मैं लिखा तो लास्ट में कितना 50 टर्म्स बोला है इसका। इसका कितना टर्म बोला है यहाँ पे, 50 टर्म्स आ गया है ना। अब अगर हम सेकेंड एपी में चले जाएंगे तो इसमें कितना लिखा है 3 5 7 9, ऐसे करते करते हम गए तो लास्ट में हमको दिया है क्या 60 टर्म्स। इसका कितना टर्म है, 60 टर्म्स है। चलो एक काम करते हैं, फिर पहला एपी देखते हैं, उसका कॉमन डिफरेंस कितना है मार्क करते हैं। दूसरा एपी का कॉमन डिफरेंस कितना है देखते हैं। पहला एपी का जो कॉमन डिफरेंस है D1, आई कैन सी कि ये हमारा कितना है 3। दूसरा एपी का कॉमन डिफरेंस D2, ये हमारा कितना हो गया 3 5, मतलब 2 हो गया। मतलब जो नया वाला एपी है, मतलब जो कॉमन टर्म्स आएगा उसका कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, 3 और 2 का एलसीएम। देयरफॉर कॉमन डिफरेंस या फिर D लिख ले, D इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ D1 एंड D2, सो दैट इज इक्वल टू 6। D हमारा 6 आ जाएगा, 3 और 2 का एलसीएम 6 हो गया। चलो नया एपी का भी लिखते हैं कि फर्स्ट टर्म कितना है और उसका कॉमन डिफरेंस तो पता ही चल गया, तो ये निकाल सकते हैं। हम देख सकते हैं कि फर्स्ट टर्म यहाँ पे 5 है, यहाँ पे भी 5 है, और आगे अगर मैं इस पे लिखूंगा तो 11 यहाँ पे आ जाएगा, तो 11 भी कॉमन है। ऐसे काफी सारे कॉमन आने वाला है, बट हमको कोई मतलब नहीं है, हमको पता चल चुका है, हम थ्योरी में जान चुके हैं कि इसका जो कॉमन डिफरेंस इसका आएगा। फर्स्ट टर्म पता चल गया, मतलब उसका आगे वाला टर्म ऑब्वियसली 6 ऐड होने के बाद आएगा, एंड उसके आगे वाला ऑब्वियसली 17 आ जाएगा 6 ऐड होने के बाद। तो ये हमको पता चल चुका है। डी का वैल्यू इतना हो गया। ए का वैल्यू हमारा जो पहला कॉमन टर्म है उसको लिखने वाले हैं, ये ए हो गया। अब हम ए एन निकालते हैं। ए एन का वैल्यू हो जाएगा कितना, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जो कि बन गया हमारा कितना 6n माइनस 1। ये हमारा हो गया। अब सवाल आया क्या कि ये वाला चीज किससे कम होना चाहिए। इसका पिछला वाला क्वेश्चन में दे दिया था कि लास्ट टर्म पहला का कितना है, दूसरा का कितना है, यहाँ पे नहीं दिया है, तो यहाँ पे लास्ट टर्म हमको खुद से निकालना पड़ेगा। तो लास्ट टर्म यहाँ पे A50 है, तो A50 का वैल्यू कितना आएगा, A प्लस 49D, A हमारा 2 है, प्लस 49 इंटू 3
49 इंटू 3 हमारा हो जाएगा 147, तो ये 149 हो गया। तो A50 पहला एपी का जो 50th टर्म है 149 हो गया। अब दूसरा का 50th टर्म निकाल, 60th टर्म यहाँ पे बोला है A60 इज इक्वल टू ए हमारा 3 है प्लस 59 इंटू 2, तो 59 इंटू 2 कितना होता है? 59 इंटू 2 होता है 118 और ये 3 ऐड हो गया तो 121। मतलब ये पी को मैं लिखते जाऊंगा तो लास्ट वाला मिलेगा 121 और इसको मैं लिखते जाऊंगा तो इसका लास्ट वाला मिलेगा 149। तो हमारा कॉमन टर्म्स ऑब्वियस बात है कि 121 से ऊपर नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि इसमें तो 121 है ना, मैं उससे ज्यादा कैसे ले लूं कॉमन, है ना? तो 121 से कम होना चाहिए an का वैल्यू। तो हम लिख सकते हैं therefore an less than equal to 121, 5n minus 1 less than equal to 121, 5n less than equal to 122, n less than equal to 122 by 5, जो कि हमारा आता है कितना? 24 5 जा 120 होता है 2 by 5। मतलब n का वैल्यू हम ले लेंगे कितना, या फिर लेस देन इक्वल टू 24 ले लेंगे और n का वैल्यू हम लेंगे क्या? 24। मतलब वो दोनों एपी को हम लिखते जाएंगे, एक ठो का 50 टर्म्स, एक ठो का 60 टर्म्स, तो फिर उनमें 24 नंबर ऑफ टर्म्स विल बी कॉमन। दैट्स ऑल। क्लियर हुआ ना कॉमन टर्म्स कैसे निकालते हो? अब चलो तीसरा क्वेश्चन करते हैं। ये वाला क्वेश्चन हमारा 2018 जेईई एडवांस में आया था, तो सवाल सेम टाइप का सवाल है, थोड़ा देख लेते हैं क्या बोला है। यहाँ पे बोला है x be the set consisting of 2018 terms of the AP this one, or y be the set of 2018 terms again of the AP this one, then the number of elements in x union y। So ये हो गया हमारा इंटीग्रेटेड क्वेश्चन, जो कि हमारा सेट के साथ भी रिलेशन है इसका, है ना, और एपी का कॉमन टर्म्स के साथ रिलेशन है। जरा ध्यान से सोचो, मान लेते हैं मैं ऐसा बोलता हूं कि x हमारा है 1 2 3 4 और y हमारा है कितना? 2 3 5 6। तो फिर हम x यूनियन y, इसका नंबर ऑफ एलिमेंट हम कैसे निकालते हैं? x यूनियन y का नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे निकालते हैं? n ऑफ x जो कि 4 हो गया, प्लस n ऑफ y जो कि अगेन 4 है, तो ये 4 है ना, मैं 6 लिख लिया, ये 4, ये भी 4, फिर माइनस करते हैं, ये दोनों में जिस तरह कॉमन होता है a यूनियन b का n का वैल्यू क्या होता है? n ऑफ a प्लस n ऑफ b माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b। तो यहाँ पे वैसे माइनस कर देंगे तो 2 ये आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा कितना? 6। ये क्वेश्चन में भी वही है, हमको बोला है कि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ x यूनियन y, मतलब n ऑफ x यूनियन y हमको पूछा है। तो n ऑफ x यूनियन y का वैल्यू ऑब्वियस बात है कि होगा n ऑफ a प्लस n ऑफ b। x और y दिया है ना, यहाँ पे n ऑफ x प्लस n ऑफ y माइनस n ऑफ x इंटरसेक्शन y, x इंटरसेक्शन y। तो ये जो x इंटरसेक्शन y सभी को पता है कि इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन होता है, मतलब x और y में कितना ना कॉमन एलिमेंट हो निकालना है। सो जस्ट अभी हम दो क्वेश्चन किए हैं, उसी का एप्लीकेशन ही हमको नजर आ गया कि x यूनियन y का कितना तो एलिमेंट कॉमन है, वो हमको निकालना है। x और y में कितना एलिमेंट कॉमन है, अगर वो निकल गया तो फिर हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। n ऑफ x का वैल्यू हमको दिया है कि x में हमारा 2018 नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, n ऑफ y ये भी हमारा 2018 नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। ये मैं नहीं जानता हूं
सपोज मैं इसको x लिख लिया, x तो हम यूज कर लिए ऑलरेडी, सपोज मैं इसको p लिख लिया, तो फिर हम p का वैल्यू निकालेंगे और इस पे पुट कर देंगे टू गेट द आंसर। चलो फिर ये दोनों AP में कॉमन टर्म्स देखते हैं क्या आएगा। पहला AP लिखते हैं 1 6 11, ये यहां तक कॉमन दिखाई दे रहा, नहीं दिखाई दे रहा तो कुछ और लिखते हैं। 11 का आगे कितना होगा, 5 ऐड हो जाएगा, 11 का 5 ऐड होने से 16 हो गया, फिर 21 आ गया, फिर 26 आ गया, फिर 31 आ गया, ऐसा। इसमें हमारा कॉमन डिफरेंस कितना नजर आया, कॉमन डिफरेंस 5 है। अब सेकेंड एपी में आ जाते हैं। सेकेंड एपी का कॉमन डिफरेंस कितना है, 7 है, 9, उसके बाद ये 16 आ गया, उसके बाद 23 आ गया, उसके बाद 30 आ गया, 30 आ गया, उसके बाद हमारा 37 आ गया, उसके बाद हमारा 49 प्लस 7 44 आ गया। तो अभी तक तो हमारा कॉमन टर्म मिला ही नहीं है। इसका d का वैल्यू, ये d1 है, ये d2 है, कितना आ जाएगा इसका d का वैल्यू, 97। Therefore, common difference of the AP which is the common terms, तो कितना हो जाएगा, d is equal to LCM of 5 and 7, ये आ गया हमारा 35। आगे समझ में सबको, ये हमारा 35 आ गया। अब आगे हमको क्या करना है, आगे हमको, अच्छा यहां से कॉमन टर्म तो अभी तक हमको दिखाई नहीं दिया, तो कॉमन टर्म्स क्या होगा, 31 का बाद हमारा कितना आएगा, 36, फिर आ गया 41, फिर आ गया हमारा 46, अभी तक कॉमन है, कुछ गड़बड़ कर दिया क्या हमें, 1 6 9 11, तो 5 हो गया इसका, 9 16 23, तो यहाँ पे हमारा 7 हो गया। चलो अभी तक मिला नहीं है, 1 6 16 9, अच्छा हाँ 16 तो मिल चुका है ना, ये 16 है, सॉरी 16 जो कॉमन टर्म, तो हम इतना आगे बढ़ने का जरूरत नहीं है। 16 हमारा पहला टर्म है, फर्स्ट टर्म हमारा 16 हो गया, ठीक है, 16 हो गया हमारा फर्स्ट टर्म, a इज इक्वल टू 16। अब सवाल है कि उसके आगे वाला क्या होगा कॉमन, तो 16 में अगर इसको ऐड करेंगे तो ये मिलेगा कितना, 51। तो देखो इसके आगे में यहाँ पे भी 51 आ रहा है, यहाँ पे भी 51 आ रहा है, चलो इतना निकल के आ गया। तो an निकाल लेते हैं, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 16 प्लस n माइनस 1 इंटू 35, जो कि आ गया हमारा 35n माइनस ये 16n है, 19 हो गया। दिस इज योर an। अब an किससे छोटा होगा, an किससे छोटा होगा, तो फिर हमको उसके लिए इसका निकालना पड़ेगा, इस एपी का 2018 टर्म कौन सा है और इस एपी का 2018 टर्म कौन सा है, ये दोनों निकल जाएगा, फिर हम क्या कर सकते हैं, an उससे छोटा लिख सकते हैं। चलो फॉर फर्स्ट एपी लिख सकते हैं, फॉर फर्स्ट एपी a 2018 इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a का वैल्यू हमारा 1 है, 1 प्लस n माइनस 1 बोलने से 2017 हो गया, इंटू डी बोलने से यहाँ पे हमारा 5 है, तो ये बन गया क्या, 1 प्लस दिस इज 85 होगा, और ये कितना हो जाएगा, 10,085, वो हो गया हमारा 10,086। ये फर्स्ट एपी के लिए हो गया। अब सेकेंड एपी के लिए निकालते हैं। फॉर सेकेंड एपी के लिए हमारा A 2018 क्या हो जाएगा, इसका जो फर्स्ट टर्म है वो कितना है, सेकेंड एपी का फर्स्ट टर्म 9 है और कॉमन डिफरेंस हमारा 7 है। ऑब्वियसली बात है, बड़ा हो जा रहा है, 7 प्लस 2017 इंटू 7, तो ये हम कैलकुलेशन कर सकते हैं कितना होगा, लेकिन वो जरूरत नहीं है, इससे बड़ा नजर ही आ गया है, ठीक है।
चलो निकाल ही देते हैं। 7 प्लस ये हो गया हमारा कितना 14,000 और 17 में और 7 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ रहा 70, ये 49 111 सॉरी 119। तो 14126 कैलकुलेशन चेक कर लेना एक बार और, बट आई डोंट नीड दिस वन एक्चुअली। तो मेरे को पता चल चुका है यही छोटा आ रहा है, मतलब an का वैल्यू इससे कम होगा। Therefore an लेस देन इक्वल टू 10086। an का वैल्यू हमारा हो गया कितना 35n माइनस 19 लेस देन इक्वल टू 10086। तो योर 35n लेस देन इक्वल टू 10086 प्लस 19। चेक कर लेना कहीं कैलकुलेशन गलत ना हो जाए, है ना। तो ये बन गया कितना फिर 86 और 19, मेरे को लगता है 105 आ रहा है। तो योर n लेस देन इक्वल टू 10105 डिवाइडेड बाय दिस इज 35। तो अगर मैं इसको 5 में पहले कैंसिल कर देता हूं तो कितना आ रहा है 2021 डिवाइडेड बाय 7, 2021 डिवाइडेड बाय 7। तो अभी 7 टू जा हो गया हमारा कितना 14, फिर 62 आ गया। तो 62 होने से कितना 7 8 जा 56, तो फिर आ गया हमारा 61 7 8 जा, फिर से 8 अगर आ जाएगा 56 और ये 5/7। हम लिख सकते हैं कि n लेस देन इक्वल टू 288, तो हम n का वैल्यू 288 ही लेंगे। तो हम अभी निकाल सकते हैं क्या, कौन सा चीज बताओ, वो हमको आंसर जो पूछा है। तो therefore n of x union y is equal to 2018 plus 2018 minus 288। तो ये बन जाएगा हमारा 4036 minus 288। So it is coming something 3000 something, जो भी आएगा that one you write, है ना। 3700 कुछ आ रहा 3700 और 88 है ना, यहाँ पे 36 आ गया 136 और ये 88 कितना आ रहा 16। तो यहाँ पे तो 8 आ गया, यहाँ पे 12 है 4, तो 3748 ये हमारा आंसर हो गया। ये क्वेश्चन हमारा जो है इंटीग्रल टाइप का था, तो 3748 हमको जो OMR शीट होगा उसमें हमको ऐसे डार्कन करना था 3748 जो भी है, अगर हम कैलकुलेशन गलत नहीं किए तो ठीक है। चलो ये खत्म हो गया हमारा कॉमन टर्म्स निकालने का तरीका सबको समझ में आ गया। अभी अगला सवाल करते हैं, ठीक है। ये अगला सवाल करने के लिए मैं एक चीज पहले बता देता हूं क्या होता है वो, है ना। अच्छा क्या होगा पहले वो चीज समझा देते हैं। सपोज मैं केपी लिख रहा हूं 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23, है ना। तो मैं अभी एक टर्म बोलूंगा इक्वी डिस्टेंस टर्म्स। क्या बोलूंगा इक्वी डिस्टेंस टर्म्स। क्या मतलब होता है, इक्वल डिस्टेंस में होगा फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड। तो बिगिनिंग से जो फर्स्ट टर्म है वो ये है, और एंड में से जो फर्स्ट टर्म है वो ये है। बिगिनिंग से जो सेकेंड टर्म है वो ये है, एंड में से जो सेकेंड टर्म है ये है। बिगिनिंग से जो थर्ड टर्म है वो ये है, एंड में से जो थर्ड टर्म है वो ये है। अगर मार्क करोगे ना तो इक्विडिस्टेंस टर्म्स का सम हमेशा सेम होता है। देखो 1 और 23 मिलने से 24 आया, 3 और 21 मिलने से 24 आया, 5 और 19 मिलने से 24 आया। तो यह हमेशा सेम होगा, मतलब सम ऑफ इक्विडिस्टेंस टर्म्स क्या हो जाएगा, सम ऑफ इक्विडिस्टेंस टर्म्स फ्रॉम द बिगिनिंग एंड एट द एंड आर इक्वल।
ये पॉइंट हम नोट कर सकते हैं। क्या कि सम ऑफ इक्विडिस्टेंस द सम ऑफ equidistance terms from the beginning and the end of an AP are equal. ओके, इक्वल रहेगा एंड इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। तो ये हमारा कंसेप्ट है, जानना है हमको, सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। अब सोचो कि अगर एक एपी में कुछ ऐसे, एक और मैं लिख रहा हूं एपी, है ना, एक और एपी लिख रहा हूं 1 4 7, उसके बाद हमारा आ गया 10, उसके बाद हमारा 13, उसके बाद हमारा आ गया 16, उसके बाद 19। अगर मैं ये एपी ले लूं तो अभी देखता हूं इक्विडिस्टेंस टर्म कौन कौन है। इसके साथ ये, इसके साथ ये और इसके साथ ये। तो अब बीच में एक टर्म बच गया, वन टर्म इज लेफ्ट इन द मिडिल। तो फिर वो किसके साथ इक्वल होगा? वो क्या हो जाएगा, उसका डबल अगर लोगे ना तो ये दोनों का सम के साथ इक्वल होगा। मतलब फॉर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स द मिडिल टर्म इज ट्वाइस द मिडिल टर्म इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। ठीक है, ये कंसेप्ट का हिसाब से हम ये क्वेश्चन करने वाले हैं। अब हमको समझ में आ गया कि क्या कंसेप्ट है इसका बिहाइंड एक सम, मतलब इक्विडिस्टेंस टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग एंड एंड का मतलब क्या हो गया। चलो अब इस सवाल को करते हैं। और इसके ऊपर एक सवाल आया था जेईई में, जो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम करेंगे, और ये 2020 में ही आया था। पहले ये सवाल कर लेते हैं। बोला है कि A1 A2 ऐसे करके काफी सारे AN आर इन एपी, एंड जो लिखा है मैं उसको लिखता हूं। एंड लिखा है क्या है, A1 प्लस A5 प्लस A10 प्लस A15 प्लस A20 प्लस A24 इज इक्वल टू कितना हो, दिया है हमको सवाल में 240। ये हमको दिया है सवाल में कि ये 240 है। अब हमको पूछा क्या है कि A1 से लेकर A24 तक जितना टर्म है सारे को ऐड करो। अब ये बात समझ में आना चाहिए मेरे को कि भाई ऐसा क्या करें कि हमको पता चल जाए कि ये इक्विडिस्टेंस टर्म है। वहां पे तो मैं नंबर लिख लिया था, वहां पे समझा दिया था। यहां पे ऐसे क्या करें कि पता चले। देखो A1 और 24 ऐड करने से 25 आता है, तो अभी जो दो टर्म को ऐड करने से 25 आएगा, दे विल बी इक्विडिस्टेंस टर्म्स। जैसे अगर 3 और 22 लेंगे, 3 और 22 25 आता है, तो A3 और A22 इक्वल डिस्टेंस में होगा, शुरू से और लास्ट में से। अगर मैं ले लिया A13 और A12 और A13 दे विल बी इक्विडिस्टेंस टर्म्स। अगर मैं बोलूंगा कि A17 और A8 दे विल बी इक्विडिस्टेंस टर्म्स, तो दोनों का सम जो होता है ना, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म में जो ऐड करोगे 1 और 25 हो गया। अब जो टर्म को ऐड करने से 25 आता है, दे आर इक्विडिस्टेंस टर्म्स है। तो यहां पे देखते हैं कि इक्विडिस्टेंस टर्म कौन कौन है। A1 A24 1 24 25 हो गया, 5 20 25 हो गया, और 10 15 25 हो गया। तो उनको इकट्ठे कर लेते हैं। इम्प्लाइज
A1 plus A24 plus A5 plus A20 plus A10 plus A15 is equal to 240। अब एक काम करते हैं, हमको ये बताया है यहाँ पे कि इक्विडिस्टेंस टर्म्स का सम सेम होता है, तो ये इक्विडिस्टेंस टर्म है, इनका सम सेम है, तो मान लेते हैं उनका सम जो है ना x है, तो ये बन गया हमारा x, ये भी हमारा x बन गया, ये भी हमारा x बन गया, 240 आ गया। इसका मतलब 3x का वैल्यू है 240, तो फिर x का वैल्यू कितना, x इज इक्वल टू 80। ये हो गया हमारा आंसर, मतलब सॉरी आंसर नहीं, x इज इक्वल टू 80 एंड x क्या है, x इज योर ऑफ कोर्स A1 प्लस A24 है, क्योंकि A1 प्लस A24 को भी मैं x लिया हूं, A1 A5 प्लस A20 भी x लिया हूं, क्योंकि दे आर सेम होता है। अब हमको जो पूछा है सवाल उसमें आते हैं। Therefore, अब हमको जो सवाल पूछा है उसको लिखते हैं। Therefore, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस ऐसे करते करते जाएंगे तो A24। एक्चुअली में क्लास 10 से में सब कोई पढ़ भी चुका होगा कि सम ऑफ n टर्म्स, अगर n टर्म्स का सम है तो कितना होता है, क्या होता है फॉर्मूला, n/2 होता है फॉर्मूला में, इनटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये फॉर्मूला सब कोई जानता है, तो ये हमारा फॉर्मूला जो हम यूज करेंगे। A1 plus A2 plus A3 plus A24 is equal to n/2 into A1 plus A24। n/2 बोलने से n का जगह में अभी हमारा 24 है, ओके, ये हमारा फॉर्मूला का हिसाब से हम लिख लिए। अब 24/2 हमारा कितना है, 12 इंटू A1 प्लस A24 का वैल्यू हो गया 80, तो हमारा आंसर जो है निकल के आ गया 960। ठीक है, तो मैं ये फॉर्मूला को एक बार लिखा देता हूं, अगर याद नहीं है तो Sn इज इक्वल टू A1 प्लस A2 प्लस ऐसे करके An होता है, दो फॉर्मूला है इसका, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे, n/2 इंटू a प्लस l। तो हमारे पास दो फॉर्मूला होता है n टर्म्स का सम निकालने के लिए, एक हो गया n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, और एक हो गया n/2 इंटू a प्लस l। a फर्स्ट टर्म है, l लास्ट टर्म है। अगर हमको a और l का सम पता है तो हम क्यों इसमें जाएंगे, तो यहाँ पे हमको फर्स्ट टर्म का वैल्यू पता था, सॉरी फर्स्ट और लास्ट टर्म का सम A1 प्लस A24 निकाल चुके थे हम लोग, तो उसको यूज कर लिए। ठीक है, क्लियर। चलो अब अगला सवाल करते हैं, ये अगला सवाल हमारा जेई वाला सवाल है। ठीक है, लिखते हैं क्या दिया है, 2019 का सवाल है ना। क्या दिया है कि A1 A2 A3 AN ये सब AP में है, साथ में हमको गिवन जो है पहले उसको लिखते हैं। गिवन क्या है, A1 प्लस A4 प्लस A7 प्लस, उसके बाद नहीं दिया है, डॉट 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 करके दिया है, A16 तक दिया है और वैल्यू बताया 114। तो हम लिख लेते हैं ना, A7 के बाद क्या होना चाहिए, 1 के बाद 4, 4 के बाद 7, 7 के बाद 10 होना चाहिए, फिर 10 के बाद 13 होना चाहिए, फिर 13 के बाद 16 होगा, जिसका के वैल्यू 114 दिया है। चलो अब देखते हैं इक्विडिस्टेंस टर्म कौन कौन है। 1 और 16 को ऐड करने से आ रहा 17, अब जहां जहां ऐड करने से 17 आएगा वो सब इक्विडिस्टेंस टर्म है। तो A4 प्लस A13 ये इक्विडिस्टेंस टर्म है, 4 और 13, A7 और A10, तो 7 और 10 इक्विडिस्टेंस टर्म आ गए। तो दीज आर इक्विडिस्टेंस टर्म गिवन टू। हमको पूछा क्या है, फिर से पूछा है, ऐसे पूछा है कि भाई A1 प्लस A6 प्लस A11 प्लस A16 फिर से करने के लिए बोला है। तो कर सकते हैं, A1 प्लस A16 को एक जगह में कर सकते हैं, और 6 और 11 को ऐड करने से भी 17 आ रहा है, दे आर आल्सो इक्विडिस्टेंस। चलो लिखते हैं इसको।
तो A1 प्लस A16 प्लस A4 प्लस A13 प्लस A7 प्लस A10 इज इक्वल टू 114। फिर से हम लोग इसको x लिख लेंगे, तो ये x हो गया प्लस x इज इक्वल टू 114। सो 3x का वैल्यू हो गया हमारा 114, तो हमको x का वैल्यू जो मिला वो 38 मिला, जो कि ऑफकोर्स A1 प्लस A16 है। तो आई होप सभी को पता चल गया कि A1 प्लस A16 कितना होता है। ये पिछला क्वेश्चन में भी तो निकाल लिया। अब हमको निकालने के लिए जो बोला है सवाल में, उसमें आ जाते हैं A1 प्लस A6 प्लस A11 प्लस A17 नहीं 16 है ना, ठीक है। चलो ये दोनों इक्विडिस्टेंस है, पास पास लाते हैं। A1 प्लस A16 प्लस A10 प्लस A16। पिछला क्वेश्चन में एक्चुअली सारे का सॉल्व करने के लिए बोला है, यहाँ पे सारे का नहीं बोला है, तो विल नॉट गो लाइक दैट। तो ये इक्विडिस्टेंस टर्म्स है, ये भी इक्विडिस्टेंस टर्म है, तो ये x होगा तो ये भी x होगा। तो x प्लस x इज इक्वल टू 2x, x का वैल्यू 38, तो 2x का वैल्यू 76। ये हमारा आंसर हो गया। कितना आसान सवाल था। अगर हम कंसेप्चुअली जाएंगे, सारे सवाल करेंगे ढंग से, तो हमारा जेईई में काफी आसान सवाल भी हम लोग अटेंड कर सकते हैं, है ना। चलो ये हो गया हमारा इक्विडिस्टेंस टर्म्स का ऊपर क्वेश्चन हो गया। अब ये क्वेश्चन एक डेंजर दिखाई देने वाला क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम बोल सकते हैं इसको। एडवांस का पॉइंट ऑफ व्यू में इस टाइप का क्वेश्चन हम देख सकते हैं। दिखाई दे रहा है इतना डेंजर, लेकिन है नहीं। यहाँ पे दो चीज का यूज हुआ है, जो एपी में हम अभी तक कर चुके हैं, वो दो चीज का यहाँ पे यूज हुआ है, और साथ में एक दूसरा चैप्टर भी इसमें एंट्री कर चुका है। तो हमको बोला है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर A1 एंड A2015। चलो बताओ मेरे को, अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना है जिसका रूट अल्फा और बीटा है, तो हम कैसे करके निकालते थे? तो हम क्या करते थे, पहले एस निकालते थे, अल्फा प्लस बीटा, फिर पी निकालते थे, अल्फा इंटू बीटा, फिर हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाता था क्या, एक्स स्क्वायर माइनस एस इंटू एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता था। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे? यहां पे देखो, अल्फा का जगह में दिया है हमको A1 और बीटा का जगह में दिया है A2015। इसका मतलब हमारा जो एस होगा ना, एस होगा हमारा A1 प्लस A2015, और P जो होगा ना, P होगा A1 इंटू A2015। तो हम क्वेश्चन ना ये वाला देख के यहीं से हम स्टार्ट करेंगे। A1 प्लस A2015 ये S हो गया, A1 इंटू A2015 ये हमारा P हो गया। अब ये दोनों को कैसे निकाला जाए? चलो हमारा एम हो गया, कि ये दोनों चीज को निकाल लेंगे तो फिर हमारा काम बन जाएगा। अब देखते हैं कि ये हमको क्या बोल रहा है और उससे हम क्या निकाल सकते हैं। तो समेशन R इज इक्वल टू 1 से लेकर 2014, R इज इक्वल टू 1 से लेकर 2014, 1 बाय AR फिर AR प्लस 1 इज इक्वल टू दिया है 2014 बाय 2013। ठीक है, चलो सबको पता है कि ये समेशन का मतलब क्या होता है। हम कॉम्प्लेक्स नंबर में भी पढ़ चुके हैं, लास्ट क्लास में भी हम इसका यूज करना सिखाए थे। अब ये जो सिग्मा है, ये हम समेशन नहीं पढ़ते हैं, इसका मतलब प्लस ही लगेगा। कैसे लगेगा प्लस?
r इक्वल टू 1 पुट करेंगे, पहले देख लेंगे क्या होगा। चलो पुट करते हैं। r इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो ये मिलेगा 1 बाय a1 और a2, ये मिलेगा 1 बाय a1 a2 प्लस अभी 2 पुट करोगे तो मिलेगा a2 a3। जरा ध्यान से देखो, प्लस पे क्यों दिया, क्योंकि यहां पे सिग्मा दिया है। फिर से प्लस आएगा, प्लस। ऐसे करते करते हम कहां तक पहुंच जाएंगे, कहां तक पहुंचेंगे, जब r का वैल्यू हमारा 2014 होगा। अभी r का वैल्यू अगर 2014 होगा तो ये हो जाएगा a214 और a250, 1 बाय a2014 a2015, और इसका वैल्यू जो हमको दिया है वो हमको कितना दिया है, वो वैल्यू हमको कितना दिया है 2014 बाय 2013, 2014 बाय 2013। अब अगर याद कर सकते हो तो बना पाओगे क्वेश्चन, नहीं तो नहीं बना पाओगे। याद करो, लास्ट क्लास हम लोग पढ़े थे, एक प्रूफ पढ़े थे, 1 बाय a1 a2 प्लस 1 बाय a2 a3 प्लस 1 बाय a-1 an, मतलब n के जगह में 2015 है, इज इक्वल टू क्या होता था n-1 बाय a1 इंटू an। तो यहां पे n के जगह में 2015 है, क्योंकि यहां पे n के जगह में 2015 है तो हम n-1 लिखेंगे ऊपर। तो लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज हमारा 2015 माइनस 1 n-1 हो गया बाय a1 इंटू an 2015 इज इक्वल टू 2014 डिवाइडेड बाय 2013। ये बात को समझो प्लीज, ये वाला चीज जो मैं लिखा इसके जगह में लिखा हूं, ये जो चीज इतना बड़ा सा दिखाई दे रहा है, ये पूरा का जगह में हम ये लिखे हैं, ठीक है ना। ये पूरा का जगह में ये लिखा गया है। कैसे लिखा गया है, क्योंकि हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं ये फॉर्मूला, लास्ट क्लास में हम इसका बारे में पढ़ चुके थे, ठीक है। इसका वैल्यू प्रूफ किए थे n-1 बाय a1 an, ठीक है। और यहाँ पे n बोलने से क्या होता है, जो लास्ट वाला होता है वहां n होता है। तो ये मिल गया इतना, अच्छा। तो यहां से हमको पता चल गया कि भाई ये वैल्यू तो मिल गया हमको, जो हमको चाहिए था नीचे में a1 इंटू a 2015, तो हो गया क्या a1 इंटू a 2015 इज इक्वल टू 2013। चलो एक पार्ट तो हमारा निकल के आ गया, ये हमारा p है, p निकल के आ गया। अब हमको s निकालना पड़ेगा। s बोलने से क्या होता है a1 a 2015 ऐड होगा, तो उसके लिए हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। तो दिया क्या है a101 प्लस a305 प्लस a509 प्लस a1507 प्लस a1711 प्लस a1915 इज इक्वल टू 6024, ठीक है। चलो अब देखते हैं इसको और इसको ऐड करने से कितना मिलता है। यू सी दिस वन एंड दिस वन ऐड करोगे तो 2016 मिल रहा है, ये दोनों को ऐड करोगे तो 2016 मिला, और ये दोनों को ऐड करोगे तो भी 2016 मिला। इसका मतलब दीज आर इक्विडिस्टेंस टर्म्स। चलो उनको इकट्ठे किया जाए, तो हम लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज a101 प्लस a1915 प्लस a305 प्लस a1711 प्लस a509
प्लस ए 1507। अच्छा इसका वैल्यू कितना हो गया 6024 है क्या 42 है, सॉरी 24 नहीं है 42 है, इट इज 42 6042। अब पूछोगे सर हमको तो एग्जैक्टली चाहिए A1 प्लस A2015, अब यहाँ पे तो कहीं पे है नहीं, कोई बात नहीं ना, हमको पता है सम ऑफ इक्विडिस्टेंस टर्म फ्रॉम बिगिनिंग एंड द एंड आर सेम, मतलब ये सेम है, एंड इज इक्वल टू द सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, मतलब इसका वैल्यू जो है, इसका वैल्यू है A1 plus A2015 सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, इसका वैल्यू भी है A1 plus A2015 और इसका वैल्यू भी है A1 plus A2015, बिकॉज वही डेफिनेशन हम पहले ही पढ़ लिए हैं, सो ये बन गया 6042। ऑल ऑफ यू गॉट इट। चलो अब आगे देखो, ये तीनों तो सेम हो गया, 3 टाइम्स आ गया, अगर ये तीनों सेम हो गया 3 टाइम्स आ गया, इसका मतलब हम क्या करेंगे 3 टाइम्स ऑफ A1 प्लस A2015 लिख लेंगे, दिस इंप्लाइज 3 टाइम्स ऑफ A1 प्लस A2015 इज इक्वल टू 6042, और उसमें से हमको मिल गया A1 प्लस A2015 इज इक्वल टू बाय 3 करेंगे तो आ रहा है 2014, हो गया। अभी दोनों मिल गया, अब इक्वेशन निकाल देंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देयरफॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज x स्क्वायर माइनस s इंटू x माइनस s तो ही है 2014 इंटू x प्लस p 2013 इज इक्वल टू 0। सो ये हमारा आंसर हो गया। ये क्वेश्चन एक तो तक क्लास का क्वेश्चन है, देखो इसमें कितना सारे कॉन्सेप्ट यूज हुआ, एक चीज प्रूव किए थे जो उसका यूज हुआ, इसमें डायरेक्ट नहीं दिया है A1 और A2015, लेकिन बीच में जो सारे दिया है वो भी A1 प्लस A2015 के साथ सेम होता है, और इन एडिशन टू दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज हो गया। ठीक है, चलो फिर अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल हमको क्या दिया, ये प्रूव करने के लिए दिया है, एक आसान सा सवाल है, क्लास 9-10 में भी शायद किया होगा इस सवाल को, एक बार और कर लेते हैं। बोला है कि Pth, Qth and Rth term upon AP are A, B and C respectively. Prove that A minus B into R, B minus C into P, C minus A into Q is equal to 0. चलो देखते हैं कैसे करेंगे। हमको पता है कि AP का जो nth टर्म है वो nth टर्म का फॉर्मूला होता है Tn is equal to A plus n minus 1 into D। ये हमारा nth टर्म का फॉर्मूला है, किसका AP का। ठीक है, तो इसको यूज करते हैं। Pth टर्म बोला है तो Tp निकालेंगे, Qth टर्म बोला है Tq निकालेंगे, और Rth टर्म बोला है तो Tr निकालेंगे। Tp, Tq, Tr निकालते समय हम जो A का वैल्यू लेंगे स्मॉल a नहीं लेंगे, क्योंकि उसका यूज ऑलरेडी क्वेश्चन में है, तो हम लेंगे कैपिटल A, और कॉमन डिफरेंस भी कैपिटल D ले लेंगे। तो हमारा Tp का वैल्यू हो गया A प्लस P minus 1 into D। कम ऑन सी T n ही है ना, n के जगह में P आ गया, तो A plus n minus 1 into D, A plus P minus 1 into D। ये हमको दिया है स्मॉल a, TQ हो जाएगा A plus Q minus 1 into D, इसका वैल्यू दिया है स्मॉल b, और A plus R minus 1 into D, इसका वैल्यू दिया है स्मॉल c। ये हमारा A, B, C दे दिया है। अब हमको क्या बोला है A minus B into R, ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया, ये इक्वेशन 3 हो गया। हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को माइनस कर देते हैं, देखते हैं हमको क्या मिलता है, बिकॉज हमको A minus B, B minus C, C minus A टाइप का चीजें मिलना चाहिए। तो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, एक तो हम पूरा करेंगे,
बाकी सब सिमिलरली लिख देंगे। a प्लस p माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू a प्लस q माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू b। तो क्योंकि हमको माइनस करना है तो एक लाइन खींचते हैं, ये माइनस और ये माइनस, ये माइनस माइनस और ये वाला भी माइनस। ठीक है, a के साथ a कैंसिल हो गया, a के साथ a कैंसिल हो गया तो 0 हो गया। तो ये कितना हो जाएगा p माइनस 1 इंटू डी माइनस q माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू a माइनस b। तो इससे हमको मिल गया क्या, p माइनस क्यू होल इंटू डी इज इक्वल टू a माइनस, मतलब a माइनस b का वैल्यू ये हो गया p माइनस क्यू इंटू डी, आराम से मिल गया। a माइनस b क्या मिल रहा है, a तो नहीं बचेगा, p माइनस क्यू होल इंटू डी। ऐसे ही अगर मैं b माइनस c निकालूं तो मैं अभी सिमिलरली लिखूंगा। क्या लिखूंगा, सिमिलरली b माइनस c इज इक्वल टू, अगर मैं b माइनस c निकालूं तो ये b है ये c है, माइनस कर दूंगा तो q माइनस r इंटू डी आ जाएगा, q माइनस r इंटू डी। और साथ में क्या निकालने के लिए बोला है, a माइनस b, b माइनस c माइनस a, मतलब इससे ये माइनस हो जाएगा, c माइनस a इज इक्वल टू, इससे ये माइनस होगा तो फिर r माइनस p हो जाएगा, r माइनस p होल इंटू डी। तो ऐसे ही हम क्या किए, निकाल दिए a माइनस b, b माइनस c, c माइनस d, ये तीनों का वैल्यू निकाल दिए, c माइनस a, ये तीनों का वैल्यू निकाल दिए। तो अभी हमको जो प्रूफ करने के लिए दिया उसका LHS लिखते हैं, फिर प्रूफ तक पहुंचते हैं। LHS हमको दिया क्या है, a माइनस b इंटू r प्लस b माइनस c इंटू p प्लस c माइनस a इंटू q, ये हमको LHS दिया है। वैल्यू जो यहाँ पे निकला हुआ है पुट कर देते हैं, p माइनस q इंटू डी इज इक्वल टू p माइनस q इंटू डी, साथ में r मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस b माइनस c का वैल्यू है कितना, q माइनस r इंटू डी, q माइनस r इंटू डी, साथ में मल्टीप्लाई हो गया हमारा p, प्लस c माइनस a, c माइनस a हमारा r माइनस p इंटू डी है, r माइनस p इंटू डी, साथ में मल्टीप्लाई हो गया क्या q। चलो अब हम क्या करते हैं, d कॉमन ले लेते हैं, सारे में d है, d d d कॉमन ले लिए, बाकी जो बच गया उसको लिखते हैं, pr माइनस qr, pr माइनस qr प्लस pq माइनस pr, pq माइनस pr प्लस qr माइनस pq, qr माइनस pq। सो देख सकते हो कि बीच में जितना सारे है सारे कैंसिल हो जाएगा और हमको आंसर जो मिलेगा d इंटू 0 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू RHS। प्रूफ क्लियर। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आसान सा सवाल एक तो है, क्या बोला है कि ये तीन तो चीज AP में है तो फाइंड x। तो पहले तो याद करके ये बता दूं कि अगर A B C AP में होता है, A B C R in AP, तो हमारा क्या कंडीशन बनता है, 2 टाइम्स ऑफ B इज इक्वल टू A प्लस C। इसी का तो यूज होगा इसमें। थोड़ा गंदा दिखाई दे रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे लॉग वगैरह है, लेकिन चलो पहले तो अप्लाई करते हैं फॉर्मूला को, फिर देखते हैं फंसेंगे या नहीं फंसेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। as log 2 to the base 3 log 2 to the power x minus 5 to the base 3 and log
2 to the power x minus 7/2 to the base 3 r in AP. Okay, therefore twice of the middle one, 2 times of log 2 to the power x minus 5 to the base 3 is equal to log a का वैल्यू क्या है, log 2 to the base 3 प्लस log 2 to the power x minus 7/2 to the base 3। तो सवाल एक्चुअली क्या है, एपी का तो है, इसमें काफी सारी चीज है, एपी साथ में लॉगरिथम और साथ में इक्वेशन सॉल्विंग, ये तीनों चीज यहाँ पे इन्वॉल्व है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी हम बोल सकते हैं। तो अब हमारा काम है कि इसको सॉल्व करें, ये काम हमारा रह गया कि इस इक्वेशन को सॉल्व करें। लॉगरिथम चैप्टर में हम पढ़े थे कि हमको लॉगरिथम इक्वेशन सॉल्व करने के लिए क्या चीज की जरूरत पड़ता है, सारे का बेस सेम करना पड़ता है। अब तो शुरू में ही बेस सेम है तो उसके ऊपर ध्यान देना नहीं। अब अगला स्टेप क्या करना है कि log a to the power b log a into b ऐसे टाइप का अगर कुछ फॉर्मूला है लगता है क्वेश्चन में तो हम उसको यूज करेंगे, जो कि यहाँ पे है। तो यहाँ पे हम इसको क्या कर सकते हैं, log ये 2 को ऊपर ले सकते हैं, क्या बन जाएगा फिर ये log 2 to the power x minus 5 to the base 3 का होल स्क्वायर हो गया। log ये पावर में चले गया, सबको पता है नहीं। इस पे log a प्लस log b log a into b आ जाएगा, log 2 into 2 to the power x minus 7/2 to the base 3। तो मैं बता ही दे रहा हूं क्या चीज का एप्लीकेशन मैं कर रहा हूं। log a to the power b is equal to b log a होता है, log a into b होता है हमारा log a प्लस log b। अब ये सवाल जो हम कर रहे हैं, हमको सवाल में राइट हैंड साइड वाला दिया है सारे, हम उसको लेफ्ट हैंड साइड में कन्वर्ट कर रहे हैं। b log a तो b a का पावर में चढ़ जाता है, यहाँ पे b का जगह में 2 है तो a ये पूरा का पूरा है तो इसका पावर में चढ़ गया। अब इससे हमको फायदा क्या मिलने वाला है, log a to the base 3 है, log b to the base 3 है, मतलब ये बेस और log सारे हट जाएगा तो हमारा काम आसान हो गया। फिर 2 to the power x minus 5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 2 into 2 to the power x minus 7। खराब, अब इसको हम लोग को सॉल्व करना है। अब log भी तो गायब, लेकिन एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ गया। हम पढ़े इक्वेशन अगर हमको गंदा दिखता है तो उसमें हम कुछ सब्स्टिट्यूशन लेके इक्वेशन को सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। तो t is equal to 2 to the power x ले लेता हूं मैं, तो बन गया क्या फिर ये 2 to the power x को t ले लिया ना, t minus 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2t minus 7। अब हमारा काम है क्या, इस इक्वेशन को सॉल्व करें, इसको हमको सॉल्व करना है। ठीक है, चलो देखते हैं कैसे करेंगे। ये दिया क्या है, t minus 2 का होल स्क्वायर इनटू 2t minus 7। t minus 2 का होल स्क्वायर लिखते हैं, t स्क्वायर minus 4t प्लस 4 इज इक्वल टू 2t minus 7। तो मिल गया कितना, t स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 6t प्लस 11 इज इक्वल टू 0। कुछ तो गड़बड़ हो गया है हमारा, क्या गड़बड़ है यहाँ पे, अच्छा ये 5 है, मैं 2 लिखा हूं, सॉरी ये 5 है, तो ये जो है ना ये 5 है, t minus 5 का होल स्क्वायर। तो आगे जाएंगे तो हमारा यहाँ पे t minus 5 का होल स्क्वायर, इसको पूरा मिटा देता हूं, एक बार और लिखता हूं, t स्क्वायर माइनस 10t
प्लस 25 इज इक्वल टू 2t माइनस 7। अब इधर लेके आ जाऊंगा तो मिलेगा टी स्क्वायर माइनस 12t प्लस 32 इज इक्वल टू 0। तो ये मेरे को मिला t माइनस 4 इंटू टी माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो t का वैल्यू 4 हो गया या फिर t का वैल्यू 8 हो गया। t नहीं पूछा मेरे को क्या पूछा, x पूछा है। तो फिर हमको t का वैल्यू हटा के यहाँ पे x का वैल्यू डालना पड़ेगा। तो ये 2 टू द पावर x है, तो इसको 2 टू द पावर 2 लिख देता हूं। तो s का वैल्यू हो गया 2। ये 2 टू द पावर x वापस 2 टू द पावर 3, तो x इज इक्वल टू 3। तो s का वैल्यू 3 यहाँ पे, s का वैल्यू 2 यहाँ पे। क्लियर? चलो अच्छा, अभी अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल के लिए पहले मेरे को कुछ बताना है थ्योरी, वो थ्योरी पहले समझ जाओ फिर हम सवाल करेंगे। हमको क्या बोला है, मतलब हम जो जानते हैं पहले मैं बताता हूं। अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ, क्या होता है बोलो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो फिर सबको पता है कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होता है और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या होता है। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस, इसके बाद हमारा b बाई ए हो गया, माइनस b बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा होता है c बाई ए। अब मेरा बात ध्यान से सुनना, मैं क्या बता रहा हूं। जो अल्फा प्लस बीटा है उसको हम ना S1 नाम से भी जानते हैं। S stands for sum, 1 stands for taking one root at a time। फिर अल्फा इंटू बीटा को हम H2 का नाम से जानते हैं। अल्फा इंटू बीटा को A stands for again sum, 2 stands for taking 2 at a time। क्योंकि यहाँ पे 2 ही रूट था, तो एट ए टाइम लोगे तो अल्फा इंटू बीटा काम खत्म वहां पे। चलो, ये तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए था, जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं। किसके लिए था, क्वाड्रेटिक के लिए, जो इसको हम पहले पढ़ चुके हैं। अभी मैं क्यूबिक के लिए बता रहा हूं। क्यूबिक के लिए क्यूबिक इक्वेशन होता है क्या, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू 0। क्यूबिक है तो 3 रूट मिलेगा। सपोज रूट हो गया क्या, अल्फा, बीटा और गामा। तो यहां पे क्या क्या चीजें निकाल सकते हैं हम, जैसे S1 S2 निकाले। S1 क्या होता है, सॉम टेकिंग 1 एट ए टाइम। एक रूट लूंगा और उनका सॉम करते करते जाऊंगा। तो अल्फा लिया, फिर बीटा लिया, फिर गामा लिया। H2 हो जाएगा क्या, सम ऑफ द रूट्स टेकिंग 2 एट ए टाइम। 2 ठो एक बार लेंगे। अल्फा और बीटा को एक बार लेंगे तो ये अल्फा बीटा बनेगा, प्लस बीटा गामा को लेंगे तो बीटा गामा बनेगा, प्लस अल्फा और गामा को लेंगे तो अल्फा गामा बनेगा। ये हमारा H2 हो गया। H3 क्या हो गया, सम टेकिंग 3 रूट्स एट ए टाइम। क्योंकि 3 रूट्स लेने से अल्फा बीटा गामा होगा और सम नहीं बन पाएगा, तो अल्फा बीटा गामा में ही रुक जाएगा। चलो, अब सबको इस बात का समझ आ गया कि S1 S2 S3 क्या है, लेकिन इनका वैल्यू होगा कितना। इनका वैल्यू क्या होगा मैं बता रहा हूं। इनका वैल्यू आराम से हम निकाल सकते हैं, इज इक्वल टू, अगर मैं S1 लिख रहा हूं, ऑड दिखेगा मेरे को यहाँ पे, ऑड 1 3 5 7 ये सब दिखेगा, तो माइनस से हमारा स्टार्ट होगा। नीचे हमारा क्या होगा, जो हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट वही होगा। हाईएस्ट पावर x क्यूब है, उसका कोफिशिएंट a, इसमें भी a होगा, इसमें भी a होगा और इसमें भी a होगा।
मार्क करो, जहां पे और था वहां पे माइनस लिखा हूं मैं, और जहां पे इवेन था वहां पे प्लस लिखा हूं। ठीक है, अब नीचे सबका ये यही रहेगा, ऊपर क्या रहेगा, एक्स क्यूब का आगे एक्स स्क्वायर है तो उसका कोफिशिएंट b, फिर x है c, फिर d हो गया हमारा आंसर। चलो, ये जो चीज मैं पढ़ाया इसी का यूज हमारा ये क्वेश्चन में होने वाला है। ये क्वेश्चन में हम इसका यूज करेंगे। देखते हैं सवाल में क्या बोला है। बोला है कि ये जो क्यूबिक इक्वेशन है इसका 3 ठो रूट जो होता है, द रूट्स ऑफ दिस वन आर इन एपी। चलो मैं सोच के बताता हूं कि अगर 3 ठो रूट है एपी में, तो क्योंकि वो एपी में है हम ऐसा कर सकते हैं, वो 3 ठो रूट को ऐसा लिख सकते हैं। एक ठो को a लिख लेंगे, एक ठो को a प्लस d लिख लेंगे, और एक ठो को a माइनस d लिख लेंगे। ये हो गया हमारा 3 ठो रूट। एक ठो हो गया a माइनस d, और एक ठो हो गया a, और एक ठो हो गया a प्लस d। अब हम देखते हैं कि इसमें जो लार्जेस्ट रूट है वो a प्लस d दिखाई दे रहा है मेरे को, और जो स्मॉलेस्ट रूट है वो a माइनस d दिखाई दे रहा है। सवाल में मेरे को बोला है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट रूट टू द स्मॉलेस्ट रूट। मतलब मेरे को जो सवाल में बोला है, सवाल में ये बोला है, सवाल में बोला है टू फाइंड, क्या बात निकालने के लिए बोला है, लार्जेस्ट a प्लस d माइनस स्मॉलेस्ट a माइनस d। वाओ, a प्लस d माइनस a माइनस d का वैल्यू होता है 2d, तो मेरे को एग्जैक्टली 2d का वैल्यू निकालने के लिए बोला है। ये सवाल में, सवाल में मेरे को क्या बोला है, 2d का वैल्यू बताओ कितना है, 2d इज इक्वल टू व्हाट, ये सवाल में बोला है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं, करेंगे कैसे देखेंगे। मतलब मेरा एम हो गया 2d निकालना, 2d निकालने से हमारा काम खत्म। चलो स्टार्ट करते हैं। लिख तो चुके हैं ऑलरेडी कि रूट्स हमारा ये होता है, ऐसे लिख सकते हैं, लेट द रूट्स आर, ये हो गया। अब मतलब ये एक, इसमें से एक हो गया अल्फा, एक हो गया बीटा, एक हो गया गामा। चलो अब अगर हम S1 लिखते हैं तो क्या बनेगा, S1 क्या बनेगा देखते हैं। तो S1 इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होता है a माइनस डी प्लस a प्लस d, दैट इज इक्वल टू, हो गया। क्या होना चाहिए, माइनस लिखेंगे पहले, उसके बाद b बाई a, b बोलने से क्या होता है, इसका आगे माइनस 144 है, माइनस 144 बाय a हमारा 64 है। क्लियर हो रहा है? ठीक है, इसमें हमारा फायदा क्या हो गया कि d कैंसिल हो गया। d को कैंसिल करने के बाद हमारे पास बचेगा क्या, हमारा 3a का वैल्यू। ऑल्दो मेरे को a नहीं चाहिए, फिर भी इससे ही हमारा काम थोड़ा आसान होगा। 144 बाय 64, हमारा m हमेशा याद रखना है क्या, कि हमारा m जो है, हमारा m ये निकालना है क्या, 2d, ये हमारा m है। m is to find out the value of 2d। तो अभी हमारा a निकल रहा है, d नहीं निकल रहा है, तो ये 16 में इसको कैंसिल कर देंगे तो 3/4 आ जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्या बोला है, हाँ डिफरेंस ड्रॉ। तो इसको हम लोग एक काम करते हैं, H3 का यूज करते हैं, थोड़ा कैलकुलेशन कम होगा। H2 का यूज में अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा बहुत लंबा हो जाएगा, हम H3 का यूज करते हैं। H3 इज इक्वल टू a माइनस डी इंटू a प्लस डी, दैट इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला में, माइनस डी बाई, माइनस लिखेंगे, d का जगह में माइनस 15 है, बाय a का जगह में हमारा 64 था। चलो लिख लिए।
अब ये a माइनस डी और a प्लस डी हो गया हमारा a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इंटू a इज इक्वल टू 15/64। हम अपना दिमाग में सेट करके रखेंगे कि हमको चाहिए क्या 2d। a का वैल्यू निकल चुका है, डाल देते हैं 9/16 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू इंटू 3/4 इज इक्वल टू 15/64। आगे हम इसको लिखते हैं, कैसे करेंगे, ठीक है। तो यहां पे हमारा क्या हो गया, 9/16 माइनस डी स्क्वायर लिखते हैं, 9/16 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है 15/64 इंटू 4/3, 15/64 इंटू 4/3। तो यहाँ पे 9/16 हो गया, वो कैंसिल वगैरह होने के बाद क्या आएगा, यहाँ पे 16 आएगा, यहाँ पे 5 आएगा, 5/16 इज इक्वल टू डी स्क्वायर, 4/16 इज इक्वल टू डी स्क्वायर हो गया। तो डी का वैल्यू जो है ना वो आ जाएगा कितना, प्लस माइनस कितना आ जाएगा 1/2। डी का वैल्यू 1/2 भी हो सकता है और -1/2 भी हो सकता है। तो देयरफॉर डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, तो 2d का मॉड इज इक्वल टू 1 हो गया, ठीक है। 2d करने से प्लस माइनस 1 आएगा, उसका मॉड लेंगे तो ये 1 आ जाएगा, मतलब हमारा आंसर जो है ना वो हमारा 1 है। डिफरेंस हमेशा हम लोग क्या करते हैं, प्लस में ही लेते हैं। क्लियर, चलो अगला सवाल करते हैं, है ना। अगला सवाल हमको क्या दिया है कि इफ m प्लस क्या दिया, इफ m प्लस 1 टर्म ऑफ एन AP इज ट्वाइस द m प्लस दिस n प्लस 1 टर्म। चलो देखते हैं क्या बोला है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन tm प्लस 1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ tn प्लस 1। ये हमको दिया है सवाल में और हमको पूछा है कि प्रूव दैट दिस वन इज डबल ऑफ दिस वन, मतलब वो भी डबल है, ट्वाइस है बोल के बोला है। चलो यहां से हम क्या करते हैं, ये कंडीशन दिया है, ये कंडीशन से हम क्या करेंगे, ए और डी में रिलेशन बनाएंगे, उस रिलेशन को यूज करेंगे उसको प्रूव करने के लिए। चलो जल्दी से करते हैं। ये हो गया a प्लस m इंटू डी 2 इंटू a प्लस n इंटू डी। बोलोगे सर ये फॉर्मूला तो ऐसा नहीं होता है, फॉर्मूला कैसा होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, लेकिन n के जगह में ही n प्लस 1 है। तो अगर उस फॉर्मूला को मैं पूरा इस्तेमाल करूं, उसको एग्जैक्टली बताऊं, तो tm प्लस 1 क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अच्छा n के जगह में कितना है, m प्लस 1 माइनस 1, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो 1 1 कैंसिल हो गया, क्योंकि यहाँ पे tn नहीं बोला है, tn प्लस 1 बोला है, इसीलिए हमारा वो माइनस 1 का टर्म नहीं आ रहा है। सो इट इज a प्लस md इज इक्वल टू 2a प्लस 2nd आ गया। तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा, md माइनस 2nd, तो m माइनस 2n होल इंटू डी। डन, a और d में रिलेशन मिल गया। अब वो प्रूव करते हैं, देखते हैं हमको क्या प्रूव करने के लिए बोला है। इसका वैल्यू इसका डबल है, चलो निकालते हैं अभी। t ऑफ दिस मच, t ऑफ 3m प्लस 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, a प्लस 3m इंटू डी। ये प्लस 1 का चक्कर में वो कट गया, a का वैल्यू डालते हैं इज इक्वल टू m माइनस 2n इंटू डी प्लस
3md that is equal to md minus 2nd plus 3md is equal to 4md minus 2nd। हो गया ना ये? अब हम देखते हैं कि इसका डबल वही होता है कि नहीं। अगर डबल भी वही होगा तो फिर हम लिख देंगे कि हाँ ये दोनों इक्वल है। सो 2 टाइम्स ऑफ tm plus n plus 1 2 times of a plus m plus n plus 1 है तो प्लस 1 को छोड़ देंगे, m plus n into d is equal to 2 times of a का वैल्यू ये लिखा हुआ है, इसको पूरा लिख लेते हैं md minus 2nd प्लस इसको लिखते हैं md plus nd that is equal to 2 times of md और md हो गया 2md minus 2nd plus nd is minus nd और इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आ रहा है 4md minus 2nd। लिख लेना, प्रूव हो गया। लिखेंगे therefore a या फिर t लिखे ना यहाँ पे t 3m plus 1 is equal to 2 times of t m plus n plus 1। ये हमारा प्रूफ खत्म, ये हमारा लास्ट पार्ट है। डन। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या बोला है, जरा जल्दी जल्दी कर देते हैं इसको। क्या बोला है कि a1 a2 a3 a4 a5 are in the first 5 terms of an arithmetic progression such that a1 plus a3 plus a5 is equal to minus 12। हमको बोला है कि a1 a2 a3 is equal to 8, तो find the first term and the common difference। चलो देखते हैं क्या बोला है। a1 plus a1 plus a3 plus a5 is equal to minus 12। हमको दो कंडीशन दिया है, ध्यान से देखो, ये कंडीशन ये एक कंडीशन है, दो कंडीशन दिया है तो मतलब a और d दोनों निकलना चाहिए। देखते हैं पहला कंडीशन से हमको क्या मिलता है। ये a हो गया, ये a plus 2d हो गया, ये a plus 4d हो गया is equal to minus 12। तो 3a plus 6d is equal to minus 12। 3 में काट देंगे तो मिलेगा a plus 2d is equal to minus 4। Let me write it equation 1। ये हमारा equation 1 होगा। चलो अब दूसरा का यूज करते हैं, देखते हैं क्या मिलेगा हमको। a1 a2 a3 a1 into a2 into a3 is equal to 8। इसमें से ये तो a3 ही है, a1 का वैल्यू a हो गया, a2 का वैल्यू a plus d हो गया, a3 का वैल्यू a plus 2d हो गया जो कि 8 है ना। a plus 2d जो है ना ये हमारा minus 4 हो गया, तो a into a plus d into minus 4 is equal to 8, या फिर हम लिख ले a into a plus d का वैल्यू जो minus 2 हो गया। तो यहीं से हम सॉल्व कर सकते हैं इसको। यहां से हम a का वैल्यू या फिर d का वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट कर देंगे। हम एक काम करते हैं, इसमें 2 मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि यहाँ पे 2d आ जाएगा। 2d का वैल्यू हम आराम से निकाल सकते हैं माइनस से -4। चलो डालते हैं। दिस इंप्लाइज ये हो गया हमारा इतना, ठीक है, ये हमारा इतना हो गया, ठीक है। अब आगे a इसमें 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 क्यों मल्टीप्लाई करेंगे मैं एक लाइन के बाद बताता हूं, है ना। a into 2a plus 2d is equal to -4। अब बता रहा हूं कि हम 2 क्यों मल्टीप्लाई किए। 2 इसलिए मल्टीप्लाई कर दिए क्योंकि 2d आ गया,
और 2d का वैल्यू मैं यहां से निकाल के डाल सकता हूं। अगर 2d नहीं निकालता तो फिर मेरे को समथिंग बाय समथिंग करके करना पड़ता, तो बाय में थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए हम क्या किए 2 मल्टीप्लाई कर दिए दोनों तरफ। अब 2d का वैल्यू माइनस से -4 हो गया, तो लिखते हैं a इंटू 2a माइनस a -4 इज इक्वल टू -4 हो गया। तो ये बन गया हमारा क्या, a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो फिर a माइनस 2 का होल स्क्वायर 0 हो गया, a इज इक्वल टू 2 हो गया। गॉट इट ऑल ऑफ यू? a मिल गया, a का वैल्यू यहां पे पुट करने से d मिलेगा। Therefore from equation 1 2 plus 2d is equal to -4, 2d का वैल्यू -6, d का वैल्यू -3। डन? ओके, चलो अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल हमको क्या बोला है कि 6 term upon AP is to find the common difference for which this one is maximum। एक काम करते हैं, जो गिवन कंडीशन दिया है उसमें ए और डी में रिलेशन निकालते हैं और वो देखते हैं कि वो रिलेशन को हम यहाँ पे कैसे यूज कर पाएंगे। ठीक है, चलो T6 इज इक्वल टू 2, T6 इज इक्वल टू 2, T6 का मतलब हो गया a प्लस 5d, a प्लस 5d का वैल्यू हमको दिया है 2। अब इस पे हम देखेंगे कि इसका वैल्यू मैक्सिमम कैसे हो पाएगा। ठीक है, चलो a1 a2 और नहीं a1 a4 a6 इज इक्वल टू a1 का वैल्यू a ले लेते हैं, a4 हमको पता है a प्लस 3d आएगा, इनटू a6 का वैल्यू तो अभी हमको दे दिया है 2 है, दिस मच। हमको सवाल में बोला है कि भाई d का वैल्यू कितना होना चाहिए, फाइंड द कॉमन डिफरेंस, मतलब d का वैल्यू कितना आना चाहिए ताकि इसका वैल्यू मैक्सिमम हो जाए। तो एक काम करते हैं ना, हम इसको d का टर्म में पूरा एक्सप्रेस कर लेते हैं। और तो d का टर्म में एक्सप्रेस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, a का वैल्यू निकालना पड़ेगा। a का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 - 5d implies a is equal to 2 - 5d। चलो इसको यूज करते हैं यहाँ पे, 2 - 5d इंटू 2 - 5d उसके बाद प्लस 3d होल इंटू 2। हम क्या किए, a के जगह में 2 - 5d लिख लिए। क्यों? क्योंकि हमको चाहिए इसका मैक्सिमम वैल्यू d क्या होने से, तो हम सारे चीज को d में एक्सप्रेस कर लेते हैं। अब देखना क्या है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 - 5d उसके बाद यहाँ पे आ गया 2 - 2d, ओके, इज इक्वल इनटू 2। तो 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 2 - 5d इंटू 1 - d इंटू 4 हो गया। 4 कैसे हो गया, 2 पहले से था, एक 2 कॉमन ले लिया तो 4 हो गया। So this is giving me 4 into 2 minus 2d minus 5d plus 5d square. So this makes it 4 into 5d square minus 7d plus 2। अब ये ना इसका वैल्यू हो गया ये। अब याद करो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्सप्रेशन में हम पढ़े थे कि ax² + bx + c, अगर a का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो y मिनिमम होने के लिए x का वैल्यू चाहिए -b/2a। ये क्वाड्रेटिक का मैं थोड़ा याद दिला दिया। y = a² + bx + c में अगर a का वैल्यू 0 से बड़ा है, पॉजिटिव है a, तो y का मिनिमम वैल्यू निकलता है कब, x = -b/2a में। ये भी सेम चीज ही है यहाँ पे। ये जो दिया है y, इसको मैं y मान लूंगा तो ये क्वाड्रेटिक हो गया। तो ये वैल्यू मिनिमम कब होगा, जब d का वैल्यू
माइनस बी बाई 2a में होगा। तो लिख सकते हैं therefore y is minimum, therefore y is minimum if x is equal to माइनस b बाई 2a, माइनस b का वैल्यू -7 है, माइनस ऑफ -7 बाई 2a, 2 into 5 is equal to 10, 7 by 10, 7 by 10, ये हमारा आंसर है। ठीक है, चलो फिर हम लोग लास्ट क्वेश्चन करते हैं ना आज का क्लास का। ठीक है, क्या बोला है, थर्ड टर्म अपन एपी 7, मतलब t3 का वैल्यू हमको दे दिया है 7, 7 टर्म एक्सीड्स द थ्राइस द थर्ड टर्म बाय 2, 7 टर्म बोलने से t7 एक्सीड्स का मतलब ज्यादा होता है, माइनस एक्सीड्स थ्राइस द थर्ड टर्म, 3 टाइम्स द थर्ड टर्म बाय 2, मतलब ये दोनों का माइनस हो गया 2, दो कंडीशन हो गया, मतलब ए और डी निकल सकता है। एक कंडीशन में ए और डी में रिलेशन मिलता है, दो कंडीशन में हमारा ए और डी पूरा निकल के आ जाएगा। क्वेश्चन बोला है कि फाइंड द रेशियो ऑफ 6th and 10th टर्म। चलो जल्दी जल्दी करते हैं इसको। T3 is a plus 2d is equal to 7. Let me write it equation number 1. अब दूसरा इक्वेशन यहीं से निकालेंगे। T7 implies a plus 6d minus 3 times of a plus 2d is equal to 2. सॉल्व करेंगे इसको। implies a plus 6d, अरे यहां पे सब वैल्यू निकल के आ गया, -3a minus 6d is equal to 2, तो dd कैंसिल हो गया, -2a is equal to 2 implies a is equal to -1। a का वैल्यू मिल गया ना, इसको यूज कर लेते हैं, इक्वेशन 1 में d मिल जाएगा। Therefore equation 1 becomes क्या हो जाएगा, -1 plus 2d is equal to 7, 2d is equal to 8, d is equal to 4। चलो a और d का वैल्यू मिल गया। अब जो हमको पूछा है वो निकालते हैं। ठीक है, क्या पूछा है, a6 या फिर t6 बोल रहे, t6 by t10, t6 हो गया हमारा a plus 5d बाय t10 हो गया a plus 9d। a का वैल्यू हमारा है -1 प्लस 5 into d, -1 प्लस 5 into d मतलब 20 हो गया, डिवाइडेड बाय -1 प्लस 9 into d बोलने से हमारा 36 आ गया। So your answer is going to be 19 divided by 35। ओके, ठीक है, तो फिर आज का वीडियो में हम लोग इतना ही करते हैं। अगले क्लास में हम लोग काफी सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। पढ़ेंगे पहले सम ऑफ n टर्म्स ऑफ ए एपी ऑफ एन एपी, उसके बाद उसके ऊपर काफी सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, चलो।